एक ऐसा राजा जिसके एक आदेश पर 1 घंटे के अंदर पूरे देश की 80% जनसंख्या को खत्म कर दिया गया और करीब 17,000 से 50,000 लोगों की जान ले ली गई। तो आज हम बात करने वाले हैं तेतुजिन की, जिसे दुनिया आज चंगेज खान के नाम से जानती है। इतिहासकार कहते हैं कि अगर आप 13वीं सदी में पैदा हुए होते तो चंगेज खान का नाम सुनते ही आपकी नसें जम जाती। ये सिर्फ एक राजा नहीं था, ये एक प्राकृतिक आपदा थी। उसने अपने जीवन काल में लगभग 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतारा था। यह उस समय की दुनिया की आबादी का 11% था। कहा जाता है कि उसने इतना खून बहाया कि पृथ्वी का तापमान गिर गया, क्योंकि इतने लोगों के मरने से कार्बन उत्सर्जन कम हो गया था। 1162 ईस्वी बर्फ से ढकी मंगोलिया की वीरान धरती पर एक ऐसा जन्म हुआ जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। उस बच्चे का नाम रखा गया तेमुजिन, जिसे आगे चलकर दुनिया चिंगिस खान के नाम से जानने लगी। लेकिन उसका जन्म साधारण नहीं था। जैसे ही उसने इस दुनिया में कदम रखा, वहां मौजूद लोगों की नजर उसके छोटे से हाथ पर जा ठहरी। उसकी बंद मुट्ठी में था खून का एक ठोस थक्का। मंगोल परंपराओं में इसे एक खास संकेत माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि ऐसा बच्चा या तो महान विजेता बनेगा या फिर पूरी दुनिया के लिए विनाश का कारण बनेगा। उसके पिता थे यूसुगी, एक साहसी और सम्मानित कबीलाई सरदार। उन्होंने अपने बेटे के लिए एक ऐसा भविष्य सोचा था जहां शक्ति हो, सम्मान हो और एक ऐसा नाम हो जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो जाए। लेकिन किस्मत ने तेमुजिन के लिए कुछ और ही तय कर रखा था, एक ऐसा सफर जो उसे कठिनाइयों की आग में तपाने वाला था। जब तेमुजिन सिर्फ 9 साल का था, तभी उसके जीवन पर पहला बड़ा वार हुआ। उसके पिता यूसुगी को तातार जनजाति ने धोखे से झड़ देकर मार डाला और यहीं से उसकी दुनिया बदल गई। पिता की मृत्यु के साथ ही उनका अपना ही कबीला उनसे मुंह मोड़ गया। तेमुजिन, उसकी मां होएलून और उसके छोटे भाई बहन सबको बेसहारा छोड़ दिया गया। अब उनके सामने थी सिर्फ एक निर्दयी सच्चाई, खुली बर्फ से ढकी वीरान धरती, जहां न कोई सहारा था, न कोई सुरक्षा और न ही खाने का कोई इंतजाम। हालात इतने खराब हो गए कि यह परिवार जंगली जानवरों से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हो गया। भूख, ठंड और डर, ये सब उनके रोज के साथी बन गए। लेकिन इन्हीं मुश्किलों ने तेमुजिन को कमजोर नहीं बल्कि अंदर से और ज्यादा मजबूत बना दिया। उसने कम उम्र में ही शिकार करना सीख लिया, जंगली जानवरों का सामना करना सीख लिया और शायद यही वो वक्त था जब एक मासूम बच्चा धीरे धीरे एक योद्धा में बदलने लगा। बचपन की उन्हीं कठिनाइयों ने तेमुजिन को एक कड़वा सच सिखा दिया था कि इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए किसी और पर नहीं, सिर्फ खुद की ताकत पर भरोसा करना पड़ता है। भूख, ठंड और संघर्ष ने उसके भीतर लोहे जैसा इरादा पैदा कर दिया था। समय के साथ तेमुजिन ने धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों को फिर से जोड़ना शुरू किया। उसने एक चीज बहुत साफ देखी थी कि मंगोलिया की जनजातियां आपस में ही लड़कर खुद को खत्म कर रही थीं, और तभी उसके मन में एक विचार पैदा हुआ, अगर इन बिखरी हुई ताकतों को एक साथ लाया जाए तो कुछ बहुत बड़ा किया जा सकता है। लेकिन तेमुजिन ने वो रास्ता नहीं चुना जिस पर बाकी लोग चलते थे। उसने खून के रिश्तों पर नहीं बल्कि वफादारी और काबिलियत पर भरोसा किया। उसके लिए मायने रखता था सिर्फ एक चीज कि कौन उसके साथ खड़ा है और कौन उसके लिए लड़ सकता है, चाहे वो एक साधारण चरवाहा हो या फिर कोई पुराना दुश्मन। अगर उसने वफादारी दिखाई तो तेमुजिन ने उसे अपना लिया। वह लोगों को खून के रिश्तों से नहीं बल्कि भरोसे और काबिलियत से जोड़ता था। धीरे धीरे उसके आसपास एक नई ताकत खड़ी होने लगी, ऐसे लोगों की जो उसके लिए जान देने को तैयार थे। समय बीतता गया और मंगोलिया की बिखरी हुई जनजातियां एक एक करके उसके झंडे के नीचे आने लगी। फिर आया वो ऐतिहासिक पल। 1206 ईस्वी में एक भव्य महासभा में तेमुजिन को एक नया नाम दिया गया, चिंगीज खान, जिसका अर्थ था महासागरों का स्वामी या फिर पूरे विश्व का शासक। अब वह सिर्फ मंगोलिया का नेता नहीं था, वह एक उभरता हुआ तूफान बन चुका था और ये तूफान अब पूरी दुनिया पर छाने वाला था। लेकिन चंगेज खान की असली ताकत उसकी सेना की संख्या में नहीं थी, बल्कि उसकी सोच, उसकी रणनीति और उसकी अनोखी युद्ध तकनीकों में छिपी थी। मंगोलों ने युद्ध को सिर्फ लड़ा नहीं, उन्होंने युद्ध की परिभाषा ही बदल दी थी। उनकी रफ्तार, उनका तालमेल और उनकी चालाकी
ऐसी थी जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। मंगोल सेना बिजली की तरह हमला करती थी, इतनी तेज कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था। हर सैनिक के पास एक नहीं बल्कि 3 से 4 घोड़े होते थे, जिससे वे बिना रुके सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर सकते थे। वे चलते चलते खाते थे, घोड़े की पीठ पर ही आराम करते थे और उसी पर बैठकर सो भी जाते थे। उनकी सबसे खतरनाक कला थी दौड़ते हुए घोड़े पर पीछे मुड़कर तीर चलाना। उनकी तीरंदाजी इतनी सटीक थी कि भागते हुए दुश्मन भी उनसे बच नहीं पाते थे। चिंगिस खान की सेना सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से लड़ती थी। वे अक्सर पीछे हटने का नाटक करते, दुश्मन को अपने पीछे खींचते और फिर अचानक पलटकर ऐसा हमला करते कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। और सिर्फ इतना ही नहीं, मंगोलों ने चाइना के इंजीनियरों से घेराबंदी की उन्नत तकनीकें भी सीख ली थीं। कैसे विशाल दरवाजों को तोड़ना है, कैसे किलों की दीवारें गिरानी है। बैटरिंग राम, कैटापल्ट और अटैक टावर जैसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल करके वे सबसे मजबूत किलों को भी ढा देते थे। मंगोल सिर्फ ताकत से नहीं जीतते थे, वे दिमाग से खेलते थे। उन्होंने एक ऐसा गुप्त जासूसी नेटवर्क तैयार किया था जो युद्ध शुरू होने से पहले ही दुश्मन की हर कमजोरी, हर रणनीति और हर चाल की खबर ले आता था। यानी जब तक लड़ाई शुरू होती, मंगोल आधी जीत पहले ही हासिल कर चुके होते थे। वे सिर्फ एक सेना नहीं थे बल्कि एक संगठित, योजनाबद्ध और बेहद खतरनाक युद्ध मशीन बन चुके थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत न तलवार थी न तीर, उनका सबसे घातक हथियार था डर। एक ऐसा डर जो हवा में घुल जाता था, एक ऐसा डर जो शहरों को बिना लड़े ही घुटनों पर ला देता था। जब भी चिंगीज खान की सेना किसी शहर पर टूट पड़ती तो उनके हमले इतने बेरहम होते कि उसकी कहानियां आग की तरह दूर दूर तक फैल जाती थीं। कई बार तो वे जानबूझकर कुछ लोगों को जिंदा छोड़ देते थे ताकि वे जाकर दूसरों को बता सकें कि मंगोलों का सामना करने का अंजाम क्या होता है। धीरे धीरे ये खौफ इतना बढ़ गया कि कई शहरों ने बिना लड़ाई के ही आत्मसमर्पण कर दिया। लोगों के बीच एक ही बात फैल चुकी थी, अगर मंगोलों का झंडा तुम्हारे शहर के बाहर लहरा रहा है तो समझ लो मौत तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है। जब बुखारा पर हमला हुआ तो चिंगिस खान ने सिर्फ युद्ध ही नहीं जीता बल्कि लोगों के दिलों में हमेशा के लिए डर बसा दिया। कहा जाता है कि वह एक मस्जिद की ऊंची मीनार पर चढ़ा और वहां से उसने ऐलान किया, मैं ईश्वर का कहर हूं जो तुम्हारे पापों की सजा देने के लिए भेजा गया है। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐसा खौफ था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। यही वजह थी कि कई बार बड़े बड़े शहरों ने बिना एक तीर चले ही घुटने टेक दिए। चंगेज खान ने सबसे पहले अपने पुराने दुश्मनों तातार जनजातियों को जड़ से खत्म कर दिया। इसके बाद उसकी सेना ने काराखितान, खनाते और वेस्टर्न सिया जैसे साम्राज्यों को कुचल दिया। लेकिन असली कहर तब टूटा जब ख्वाराज़मियन एम्पायर ने उसके दूतों की हत्या कर दी। ये एक गलती नहीं बल्कि तबाही को न्योता था। चंगेज खान का प्रतिशोध इतना भयानक था कि पेर्सिया सदियों तक उसे भूल नहीं पाया। एक एक करके समृद्ध और खूबसूरत शहर खामोशी में बदलते गए। समरकंद, बुखारा और निशपुर सब के सब धूल में मिल गए। इतिहासकारों के अनुसार सिर्फ निशापुर में ही लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों का कत्लेआम किया गया था। और यही वो दौर था जब पूरी दुनिया को एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक राजा नहीं बल्कि एक चलता फिरता तूफान है। 1221 ईस्वी चंगेज खान ने अपनी नज़र भारत की ओर मोड़ी। मंगोल सेनाएं आगे बढ़ीं और मुल्टन और लाहौर तक पहुंच गईं। ऐसा लग रहा था कि अब भारत भी उस तूफान की चपेट में आने वाला है। लेकिन तभी एक चतुर चाल चली गई। इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने सीधे युद्ध करने के बजाय कूटनीति का रास्ता चुना और अपनी समझदारी से चंगेज खान को भारत में आगे बढ़ने से रोक दिया। उस एक फैसले ने भारत को एक भयानक विनाश से बचा लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1227 ईस्वी में इस तूफान का जन्मदाता खुद हमेशा के लिए खामोश हो गया। चंगेज खान की मृत्यु कैसे हुई, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं युद्ध में लगी चोट, तो कुछ इसे एक रहस्यमयी घटना मानते हैं। लेकिन उसकी मौत के बाद भी मंगोलों का तूफान थमा नहीं।
उसके बेटों और पोतों ने उस विशाल साम्राज्य को कई हिस्सों में बांट लिया। चागाताई खनाते, युआन डायनेस्टी, इल्खनेट और गोल्डन हॉर्ड। लेकिन नाम भले बदल गए हों, खौफ वही रहा। मंगोलों ने मध्य एशिया से लेकर चाइना और यूरोप तक अपना कहर बरपाया और इतिहास में एक ऐसी छाप छोड़ दी जिसे आज भी भुलाया नहीं जा सकता। 1258 ईस्वी हुलागु खान, चंगेज खान के पोते, ने अपनी भयंकर सेना के साथ बगदाद पर हमला किया। यह शहर, अब्बासिद कैलिफ का शानदार राजधानी, उस समय इस्लामी दुनिया का सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र माना जाता था। लेकिन मंगोलों की क्रूरता ने इस महान शहर को पूरी तरह बदल दिया। हुलागु खान की सेना ने बगदाद को नेस्तनाबूद कर दिया। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 8 लाख लोग इस कत्लेआम में मारे गए। बगदाद की महान लाइब्रेरी, सदियों से जमा ज्ञान और किताबों का खजाना टिग्रिस रिवर में बहा दिया गया। कहा जाता है कि कई दिनों तक नदी का पानी स्याही जैसी काली छाया लिए बहता रहा, लेकिन जैसे ही तूफान तेजी से उठता है, वैसे ही उसकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो जाती है। धीरे धीरे मंगोल साम्राज्य की चमक फीकी पड़ने लगी। भले ही उन्होंने अपनी शक्ति और भय फैलाया हो, समय ने दिखा दिया कि कोई भी साम्राज्य अनंत नहीं होता। समय के साथ मंगोल साम्राज्य के भीतर दरारें दिखाई देने लगीं। आंतरिक सत्ता संघर्ष, प्रशासनिक विफलताएं और स्थानीय विद्रोहों ने उनकी शक्ति को अंदर से खोखला कर दिया। चाइना में मिंग वंश का उदय हुआ, जिसने युआन डायनेस्टी को समाप्त कर दिया। मॉस्को और अन्य रूसी शहरों ने उठ खड़ा होकर गोल्डन हॉर्ड के खिलाफ विद्रोह किया और स्वतंत्रता हासिल की। 1260 ईस्वी में जब मंगोलों ने मिस्र पर कब्जा करने की कोशिश की, मामलुक सुल्तान्स ने एंजुलूक की लड़ाई में उन्हें पहली बार सीधे हरा दिया। यहीं से मंगोलों की अजय शक्ति की कथा धीरे धीरे समाप्त होने लगी। लेकिन एक चीज जो कभी मिटी नहीं, वो थी चिंगीज खान की विरासत। उसने न केवल युद्ध का डर फैलाया, बल्कि व्यापार और संस्कृति के रास्ते खोले, जो एशिया और यूरोप के बीच संपर्क और आदान प्रदान का आधार बने। और यहीं से इतिहास में एक ऐसा नाम दर्ज हुआ जो आज भी शक्ति, रणनीति और साहस का प्रतीक है, चंगेज खान। चंगेज खान ने केवल युद्धों में विजय हासिल नहीं की, उसने सभ्यताओं को जोड़ा और एक ऐसा इतिहास रच दिया जिसे मिटाना नामुमकिन है। उसका जीवन हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों न हो, अगर संकल्प और नेतृत्व हो तो एक साधारण लड़का भी पूरी दुनिया को बदल सकता है। लेकिन यही कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि तलवार से साम्राज्य बनते हैं, पर उन्हें चलाने के लिए न्याय, एकता और स्थिरता जरूरी होती है। ऐसी और भी हैरत अंगेज और ऐतिहासिक कहानियों के लिए जुड़े रहिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।